नमस्कार मित्रों, आइए सुने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के मर्मस्पर्शी उपन्यास नष्ट नीड़ की आगे की कथा। भावी बगीचे का संकल्प उनके तरह तरह के अनेक संकल्पों की तरह सीमाहीन कल्पना क्षेत्र में कब कहाँ खो गया, अमल और चारू दोनों में से किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब अमल की रचनाएं ही दोनों की आलोचना और सुझाव का मुख्य विषय बन गईं। अमल आकर कहता, भाभी, एक बहुत ही अच्छा भाव दिमाग में आया है। चारू उत्साहित हो उठती और तुरंत कहती, चलो अपने दक्षिण के बरामदे में, वहीं सुनूंगी। यहां अभी मंदा पान लगाने आ जाएगी। चारू कश्मीरी बरामदे में एक पुराने बेंत की आराम कुर्सी पर बैठ जाती और अमल रेलिंग के नीचे वाले ऊंचे हिस्से पर बैठकर पैर फैला देता। अमल के लिखने के विषय अक्सर तय किए हुए नहीं होते, लिहाजा कोई बात स्पष्ट करके कहना उसके लिए कठिन था। अनेक विषयों की खिचड़ी पकाकर वह जो कुछ भी कहता उसे साफ साफ समझ लेना किसी के बूते की बात नहीं। अमल खुद ही बार बार कहता रहता, भाभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा नहीं सकता। चारू कहती, नहीं, मैं बहुत कुछ समझ रही हूं, तुम इसे पूरा लिख डालो, देर न करो। चारू कुछ समझकर और कुछ बिना समझे, बहुत कुछ कल्पना करके और कुछ अमल के व्यक्त करने के ढंग से उत्तेजित होकर मन ही मन न जाने ऐसी कौन सी चीज बनाकर खड़ी कर लेती कि उससे उसे सुख मिलता, आराम मिलता और मारे आग्रह के वह अधीर हो उठती। उसी दिन शाम को ही पूछ बैठती, कहां तक लिख लिया? अमल कहता, इतनी जल्दी कहीं लिखा जा सकता है? चारू दूसरे दिन सवेरे फिर जरा कुछ नाराजगी के स्वर में पूछती, तुमने उसे पूरा लिखा नहीं अभी? अमल कहता, ठहरो और जरा सोच लेने दो। चारू नाराज होकर कहती, तो रहने दो। शाम को वही गुस्सा इकट्ठा हो होकर जब बातचीत बंद कराने की नौबत ला देता, तब अमल रूमाल निकालने के बहाने जेब में से लिखे हुए कागजों का कुछ हिस्सा निकालता। उसी क्षण चारू का मौन भंग हो जाता और वह कह उठती, वो क्या है? लिख तो लिया है, मुझसे झूठ नहीं दिखाओगे? अमल कहता, अभी खत्म नहीं हुआ, और थोड़ा सा लिखकर बाद में सुनाऊंगा तुम्हें। चारू कहती, नहीं, अभी सुनाना होगा तुम्हें। अमल अभी सुनाने के लिए ही व्यस्त रहता, पर चारू से कुछ देर तक छीना झपटी कराए बिना यह सुनाना नहीं चाहता। थोड़ी छीना झपटी के बाद अमल कागज हाथ में लेकर पन्ने ठीक कर लेता और फिर पेंसिल से दो एक संशोधन करता रहता। तब तक चारू खुशी भरी जिज्ञासा से जल के भार से झुके हुए बादल की तरह उन कागजों पर बराबर झुकी ही रहती। इस तरह अमल जो दो चार पैराग्राफ लिखता, उतना ही उसे तुरत फुरत चारू को सुना देना पड़ता। बिना लिखे हुए अतिरिक्त अंश का आलोचना और कल्पना के द्वारा मंथन चलता रहता। अब तक ये दोनों युवा हृदय आकाश कुसुम के चयन में ही उलझे हुए थे, किंतु अब काव्य कुसुम की खेती शुरू हो जाने से और सब बातें भूल गए। एक दिन तीसरे पहर अमल कॉलेज से लौटा तो उसकी जेब कुछ ज्यादा भारी सी मालूम हुई। अमल जब घर में घुसा तो चारू ने घर की खिड़की से उसकी जेब का भारीपन देख लिया। अमल और दिनों कॉलेज से लौटकर घर के भीतर पहुंचने में देर नहीं करता था, किंतु आज वह अपनी भारी जेब लिए हुए बाहर के कमरे में ही रह गया, जल्दी भीतर जाने का नाम तक न लिया। चारू ने घर के आंगन तक आकर कई बार चूड़ियां बजाईं, पर किसी ने सुना ही नहीं। अंत में वह कुछ नाराज होकर
अपने बरामदे में जा बैठी और मनमथ दत्त की एक किताब हाथ में लेकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। मनमथ दत्त नया लेखक है। उसकी लेखन शैली बहुत कुछ अमल के ढंग की है और महज इसीलिए अमल कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह कभी कभी चारू के सामने उसकी रचना को बिगड़े हुए उच्चारण से पढ़कर मजाक उड़ाया करता और चारू उसके हाथ से किताब छीनकर उपेक्षा के साथ दूर फेंक दिया करती। किंतु आज जब उसने अमल के पैरों की आहट सुनी तो उसी मनमथ का कलकंठ काव्य उसने अपने चेहरे के सामने रखकर गहरी दिलचस्पी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अमल बरामदे में आया, किंतु चारू ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। अमल बोला, भाभी क्या पढ़ रही हो? चारू को निरुत्तर देखकर अमल उसकी चौकी के पीछे आकर खड़ा हो गया और पुस्तक का नाम पढ़कर बोला, अच्छा, मनमथ का गलगंड है। चारू ने कहा, ओहो, परेशान न करो, पढ़ने दो मुझे। पीठ के पास खड़ा खड़ा अमल उसे व्यंग्य के स्वर में पढ़ने लगा। मैं तिनका हूं, मामूली तिनका, भाई रक्तांबर राजवेशधारी अशोक, मैं मात्र एक तिनका हूं। मेरे फूल नहीं, मुझसे छाया नहीं, अपना सिर मैं आकाश में नहीं उठा सकता। वसंत की कोयल मेरा सहारा लेकर कुहू कुहू स्वर में जगत को मदहोश नहीं करती। फिर भी भाई अशोक, तुम अपनी उस फूलों भरी खूब ऊंची डाली से मेरी उपेक्षा न करो। तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मैं तिनका हूं, तो भी मुझे तुम छोटा न समझो। इतना अंश तो अमल ने पुस्तक से पढ़ा और फिर वह अपनी तरफ से बना बनाकर व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहने लगा, मैं केलों की गहर हूं, भाई कद्दू, हे मेरे घर के छप्पर पर विहार करने वाले भाई कद्दू, मैं ही कच्चे केले की गहर हूं। चारू आनंद के मारे नाराज न हो सकी, हंस के उठ बैठी और किताब फेंक कर बोली, तुम बड़े ईर्ष्यालु हो। अपनी रचना की सिवा और किसी की कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं आती। अमल ने कहा, लेकिन तुम में तो अपूर्व उदारता है। कहीं तिनका भी मिल जाए तो उसे तुरंत निगल जाना चाहती हो। चारू, अच्छा महाशय जी, मजाक करने की जरूरत नहीं। जेब में क्या है, जल्दी निकालिए। अमल, अच्छा, तुम्हारा क्या अंदाजा है? बहुत देर तक चारू को तंग करके अमल ने जेब से सरोरुह नामक प्रसिद्ध मासिक पत्र निकाला। चारू ने समझा कि जरूर इसमें अमल की वह मेरी कॉपी नामक रचना प्रकाशित हुई होगी। उसे देखकर वह चुप रही। अमल ने सोचा था कि भाभी बहुत खुश होंगी, लेकिन खुशी का कोई विशेष लक्षण न देखकर उसने कहा, समझी भाभी, सरोरुह में कोई ऐरे गहरे लेख नहीं निकलते। अमल कुछ ज्यादा कह गया। असल में किसी प्रकार चलने लायक लेख हाथ पड़ने पर संपादक उसे छापे बिना नहीं छोड़ते, परंतु अमल ने चारू को समझा दिया कि संपादक बहुत ही कड़े आदमी हैं। 100 रचनाओं में से मुश्किल से एक प्रकाशन योग्य समझकर छापते हैं। सुनकर चारू खुश होने की कोशिश करने लगी, पर खुश न हो सकी। किस वजह से उसके मन में चोट पहुंची, इसे उसने समझने की कोशिश की, किंतु कोई ठीक ठाक कारण न खोज सकी। अमल की रचना असल में अमल और चारू सिर्फ इन्हीं की संपत्ति है। अमल लेखक है और चारू पाठिका। इस छिपेपन में ही उसका खास मजा है। उसकी रचनाओं को हर कोई पढ़े और बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करें, इसकी कसक चारू को क्यों इतना दुख दे रही थी, सो वह अच्छी तरह समझ ही न सकी। किंतु एक पाठक से तो लेखक की आकांक्षा ज्यादा दिनों तक मिट नहीं सकती।
अमल ने अपनी रचनाएं छपाना शुरू कर दिया और प्रशंसा भी प्राप्त की। बीच बीच में प्रशंसकों की चिट्ठियां भी आने लगीं और अमल उन्हें अपनी भाभी को दिखाता रहा। चारू उससे खुश भी होती और दुखी भी। अब अमल को लिखने में जुटने के लिए मात्र चारू के ही उत्साह और प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रही। अमल को बीच बीच में कभी कभार बिना नाम धाम की युवतियों की चिट्ठियां भी मिलने लगीं। उनके लिए चारू उसका मजाक उड़ाती, पर चैन नहीं पाती। सहसा उनकी कमेटी के बंद द्वार खोलकर देश की पाठक मंडली उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। ये कैसी बात? भूपति ने एक दिन फुर्सत मिलने पर बात करने के सिलसिले में कहा, अपना अमल इतना अच्छा लिख लेता है, मुझे मालूम ही न था। भूपति की प्रशंसा से चारू खुश हुई। अमल भूपति का आश्रित है, किंतु दूसरे आश्रितों से अलग थलग है। यह बात पति द्वारा समझ लेने से चारू ने गर्व का अनुभव किया। उसके मन का भाव यह था कि अमल को किस लिए मैं इतना स्नेह और आदर देती हूं, इसे इतने दिनों बाद तुम लोग समझे। किंतु मैं बहुत दिन पहले ही अमल को समझ गई थी। अमल किसी के लिए भी उपेक्षा का पात्र नहीं। चारू ने पूछा, तुमने उसके लेख पढ़े हैं? भूपति ने कहा, हाँ, नहीं, ठीक पढ़े तो नहीं, समय ही कहाँ मिलता है, पर अपना निशिकांत पढ़ के खूब तारीफ कर रहा था। वह साहित्यिक लेखों की अच्छी समझ रखता है। चारू के मन के किसी कोने में यह चाह थी कि भूपति के भीतर अमल के प्रति एक सम्मान का भाव जाग उठे। उमापति भूपति को अखबार के ग्राहकों को साल में कई तरह के उपहार देने की बात समझा रहा था, पर भूपति की समझ में किसी भी तरह आ नहीं रहा था कि उपहार से किस तरह नुकसान बचाकर लाभ पाया जा सकता है। चारू एक बार कमरे में घुसी और उमापति को देखकर लौट गई। फिर कुछ देर बाद घूम फिरकर कमरे में आई तो उसने देखा दोनों जने किसी हिसाब के बारे में बहस कर रहे हैं। उमापति चारू की बेसब्री देखकर किसी बहाने बाहर चला गया और भूपति हिसाब में सर खपाने लगे। चारू ने कमरे के भीतर आकर कहा, अभी तक शायद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। दिन रात उसी एक अखबार को लेकर कैसे तुम्हारा समय कटता है, मैं यही सोचा करती हूं। भूपति ने हिसाब हटाकर रख दिया और जरा मुस्कुरा दिए। मन ही मन सोचने लगे, वास्तव में चारू की तरफ ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता। यह बड़ा अन्याय है मेरा। इस बेचारी के पास समय बिताने का कुछ जरिया ही नहीं। भूपति ने स्नेह भरे स्वर में कहा, लगता है तुम्हारी पढ़ाई बंद है। मास्टर साहब शायद भागे हुए हैं। तुम्हारी पाठशाला में सब उल्टे नियम हैं। छात्रा पोथी पत्रा लेकर तैयार है, मास्टर का पता नहीं। आजकल अमल तुम्हें नियमित रूप से नहीं पढ़ाता क्या? चारू ने कहा, मुझे पढ़ाकर अमल का समय नष्ट करना क्या उचित है? अमल को क्या तुमने एक मामूली प्राइवेट ट्यूटर समझ रखा है? भूपति ने चारू की कमर थाम कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, वह क्या मामूली प्राइवेट ट्यूटर है? तुम जैसी भाभी को मैं पढ़ा सकता तो। चारू बोली, ओ हो, बस रहने दो, तुम अब कुछ न कहो। पति होने पर ही यह हाल है तो और कुछ। भूपति को जरा कुछ चोट पहुंची। वे बोले, अच्छा, कल से मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अपनी किताबें तो ले आओ, क्या पढ़ती हो देख लूं जरा। चारू, रहने भी दो, बहुत हो गया, तुम्हें अब पढ़ाने की जरूरत नहीं। कुछ देर के लिए अपने अखबार का हिसाब जरा रहने दो। अभी तुम और किसी तरफ ध्यान दे सकोगे या नहीं, यह बताओ। भूपति, जरूर, इस वक्त तुम मेरे मन को जिस तरह घुमाना चाहो घुमा सकती हो।
चारू, अच्छी बात है, तो अमल का यह लेख पढ़ देखो, कैसा अच्छा लिखा है। संपादक ने अमल को लिखा है कि इस लेख को पढ़कर नवगोपाल बाबू ने उसे भारत का रस्किन बताया है। सुनकर भूपति ने कुछ अनमने भाव से अखबार हाथ में ले लिया। खोलकर देखा, लेख का नाम है आषाढ़ का चांद। पिछले 2 हफ्ते से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना करने के लिए बड़े बड़े आंकड़े गढ़ रहे थे। उसके अंक ढेर सारे पैरों वाले कीड़ों की तरह उनके दिमाग के अनेक छेदों में घूम फिर रहे थे। ऐसे समय में सहसा देशी भाषा में लिखा हुआ आषाढ़ का चांद लेख आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए उनका मन तैयार न था। रचना भी छोटी न थी। रचना का प्रारंभ इस तरह था, आषाढ़ के चांद, क्यों तू रात रात भर बादलों से इस तरह लुका छिपी फिरता है? मानो स्वर्ग लोक से तू कुछ चुरा लाया है और अपना कलंक ढकने के लिए तुझे कहीं स्थान न मिल रहा हो। फागुन के महीने में जबकि आकाश के किसी कोने में मुट्ठी भर बादल नहीं थे, तब संसार की आंखों के सामने तू निर्लज्ज की तरह खुले आकाश में अपने को प्रकट किए हुए था, और आज तेरी वही बिखरी हुई हंसी शिशु के स्वप्न की तरह, प्रिया की स्मृति की तरह, सुरेश्वरी शशि के अलक विलंबित मुक्ताहार की तरह इत्यादि। भूपति ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा लिखा है, पर मुझे क्यों देती हो? यह कविता की बातें मैं क्या समझूं? चारू ने बुरा मानते हुए भूपति के हाथ से पत्रिका छीन ली। बोली, तो तुम क्या समझते हो? भूपति ने कहा, मैं इस दुनिया का आदमी हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आदमी को समझता हूं। चारू ने कहा, आदमी की बात क्या साहित्य में नहीं लिखी रहती? गलत लिखी रहती है। इसके अलावा जब आदमी सशरीर मौजूद है तो बनावटी बातों में उसे ढूंढने से क्या फायदा? इतना कहकर भूपति चारुलता की ठोड़ी पकड़कर कहने लगे, यही जैसे मैं तुम्हें समझता हूं, इसके लिए क्या मेघनाद वध या चंडीदास पढ़ने की जरूरत है? भूपति को इस बात का अभिमान था कि वे काव्य नहीं समझते, फिर भी अमल की रचनाओं पर अच्छी तरह पढ़े बिना ही उनकी श्रद्धा थी। भूपति सोचते कि कहने की बात कुछ नहीं, फिर भी बना बनाकर इतनी अनर्गल बातें कह डालना, ये तो मुझसे सिर धुन डालने पर भी न कही जाती। अमल के भीतर इतनी शक्ति थी, यह कौन जानता था? भूपति अपनी रसज्ञता को अस्वीकार करते थे, किंतु साहित्य के प्रति उनकी तरफ से कंजूसी नहीं थी। कोई निर्धन लेखक पुस्तक छपाने के लिए यदि उनसे सहायता मांगता तो वे उसी वक्त उदारता के साथ रुपए दे देते। खास तौर से इतना अवश्य कह देते कि मुझे समर्पण न की जाए। देश के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पाठ्य अपाठ्य, सभी तरह की किताबें वे खरीद लिया करते और जिक्र छिड़ने पर कह दिया करते, एक तो मैं पढ़ता नहीं, उस पर अगर खरीदूं भी नहीं तो पाप भी लगेगा और प्रायश्चित भी न होगा। वे खुद पढ़ते नहीं थे, इसी से बुरी किताबों के प्रति उनका रत्ती भर भी बैर नहीं था। यही वजह है कि उनकी लाइब्रेरी देसी पुस्तकों से भरी पड़ी थी। अमल भूपति को अंग्रेजी प्रूफ देखने में सहायता करता था। किसी एक कॉपी की अस्पष्ट लिपि दिखाने के लिए वह कॉपियों का एक बंडल लेकर उनके कमरे में घुसा। भूपति ने हंसते हुए कहा, अमल, तुम आषाढ़ के चांद और भादों के पके ताड़ पर जितना चाहो लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु मेरी स्वतंत्रता पर क्यों हस्तक्षेप किया जाता है? तुम्हारी भाभी मुझे तुम्हारी रचनाएं बगैर पढ़ाए नहीं छोड़ती। यह कैसा अत्याचार है? अमल ने हंसकर कहा,
ये क्या भाभी, मेरी रचनाओं से तुम भाई साहब पर जोर जुल्म करने की तरकीब निकाल लोगी? ऐसा जानता तो मैं कुछ लिखता ही नहीं। साहित्य रस से विमुख भूपति के आगे लाकर उसकी अत्यंत दर्द भरी रचनाओं का अनादर कराने से अमल मन ही मन चारू पर नाराज ही हुआ, और चारू भी उसी वक्त इस बात को समझ जाने पर व्यथित हुई। बात को दूसरी तरफ घुमाने के लिए भूपति से बोली, तुम अपने भैया का ब्याह तो करा दो, देखें तब फिर लेख वेख का बखेड़ा नहीं सहना पड़ेगा। भूपति ने कहा, आजकल के लड़के हमारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं। उनका जितना कवित्व है सब लेखों में ही है, काम में वे सब सयाने हैं। भला आज तक अपने देवर को तुम किसी ब्याह के लिए भी राजी करा सकी? चारू के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा, अमल, मुझे इस अखबार के बखेड़े में रहना पड़ता है। चारू बेचारी बड़ी अकेली सी रहती है, कोई काम धंधा भी नहीं। बीच बीच में मेरे पास आती है और झांक झूंक कर चली जाती है। तुम उन्हें जरा पढ़ने लिखने में लगाए रख सको तो अच्छा हो। बीच बीच में अंग्रेजी काव्यों से कुछ अनुवाद करके सुनाया करो तो उपकार भी हो और अच्छा भी लगे। चारू में साहित्यिक रुचि तो काफी है। अमल बोला, वह तो ठीक है, भाभी अगर और जरा पढ़ लिख लें तो मेरा विश्वास है कि वे खुद बहुत अच्छा लिखने लगें। भूपति ने हंसकर कहा, इतनी आशा तो मैं नहीं करता, पर इतना जरूर है कि चारू आजकल की साहित्यिक रचनाओं की अच्छाई बुराई मुझसे ज्यादा समझती है। अमल ने कहा, उनमें कल्पना शक्ति काफी है, खासकर स्त्रियों में यह बात कम पाई जाती है। भूपति बोले, पुरुषों में भी कम पाई जाती है, इसका सबूत मैं हूं। अच्छा, तुम अगर अपनी भाभी को कुछ बना सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अमल बोला, क्या दोगे बताओ ना भाई साहब। भूपति ने कहा, तुम्हारी भाभी के लिए एक देवरानी ढूंढ लाऊंगा कहीं से। अमल हंस दिया, बोला, फिर मुझे उसे बनाने में लगना पड़ेगा। सारी जिंदगी क्या बनाने बनाने में ही गुजार दूंगा। दोनों भाई आधुनिक ठहरे, बात करने में सकुचाते नहीं। धन्यवाद मित्रों। उपन्यास की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे इस धारावाहिक उपन्यास की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।